जय हिंद बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू वर्मा आज आपके बीच आपके आरोह के गद्य खंड का चौथा पाठ, जो आपके पुस्तक में 14वां पाठ है, लेकर उपस्थित हूँ। उसका भाव और सारांश बेहतर ढंग से हम आज की कक्षा में फणीश्वरनाथ रेणु को समझेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु इस पाठ के लेखक हैं और पाठ का शीर्षक है पहलवान की ढोलक। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 और मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। उनका जन्म आज के अररिया जिले में औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। इनका जो समय हम देखते हैं वह स्वतंत्रता आंदोलन के समय का है और स्वतंत्रता आंदोलन यानी स्वतंत्र भारत के बाद का समय है। इस समय का काल, जिस समय के रेणु थे, उस समय जितने भी साहित्यकार हुआ करते थे, मैक्सिमम अधिकांश वो लोग अपना राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय थे और साहित्यिक जीवन में भी सक्रिय थे। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य में वह नाम है जिसने 1954 में मैला आंचल उपन्यास लिखकर एक नई तरह के उपन्यास का जगत का आगाज किया। एक नई तरह के उपन्यास की पृष्ठभूमि, नए तरह के साहित्य का दरवाजा खोल दिया। उस साहित्य को हम लोग आंचलिक साहित्य के नाम से जानते हैं। रेणु का यह मानना था कि भाषा जो है, भाषा अधिक सौंदर्यवान होती है, भाषा अधिक निखरती है जब उसके साथ बोली का साहचर्य होता है। यह एक ऐसा दौर था बच्चों जब सारे लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहे थे। यह वास्तविकता थी। लोग शहरों में जाकर काम खोज रहे थे। क्योंकि नया नया समय था, नई नई चीजें स्थापित हो रही थी, तो लोग गांव से बाहर जा रहे थे, गांव से पलायन कर रहे थे। जब ऐसे दौर में जब सभी की दृष्टि शहर पर जाकर टिकी हुई थी, रेणु ने आंचलिक साहित्य के जरिए लोक संस्कृति, लोक संस्कार, लोक परंपरा, ये सारे चीजों को सहेज कर रखने की बात की और इस बात को स्थापित किया कि भाषा और बोली के साहचर्य में ही साहित्य है। ठीक है, तो आगे हम अब पाठ देखेंगे। पाठ है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, इसमें 2 शब्द हैं, देखिएगा आएंगे पाठ में आपको। चड्ढा गिड़धा, जिसका अर्थ यहाँ बताया गया है आ भिड़ जा। दूसरा शब्द है चटाक चड्ढा, मतलब उठाकर पटक दे। क्योंकि पहलवान है, पहलवान की ढोलक है ना। यहाँ 2 चीज है, पहलवान और पहलवान की ढोलक। तो हम पहले पहलवान के बारे में जानेंगे, फिर उसके ढोलक का संबंध जानेंगे। इस पाठ में जो पहलवान है उसका नाम लुट्टन है। लुट्टन नाम का पहलवान जो है, उसकी पृष्ठभूमि यह है कि उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी विधवा सास उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। कहने का आशय समझ रहे होंगे कि जो औरत उसे पालती पोसती है, उसने अपनी बेटी उसे दे दी। ठीक है, वो दूध पीता है, बकरी चराता है और उसका शरीर भी बलिष्ठ होता जाता है। एक बार वह श्यामनगर के मेले में जाता है। श्यामनगर के मेले में वहां जो पहलवान है चांद, वो सबको पटकनी दे करके पूरा शेर का खिताब जीत चुका होता है। लोग उसे शेर का बच्चा कहते हैं। इसे देखकर इससे रहा नहीं जाता। वह मूंछों पर ताव देता हुआ चल जाता है कि नहीं, मैं इससे लड़ूंगा।
वहां पर जो राजा बैठे थे वो उसको समझाते हैं कि क्यों यहाँ जा रहा है मरने के लिए, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता नहीं मैं जाऊंगा, जिद करके वो उससे लड़ता है और जीत जाता है। बच्चों ध्यान समझने की बात है कि यहाँ पर राजा की बात को नकार कर वह दंगल में जाता है और जीत जाता है। इसके बाद राजा उसे राज पहलवान का दर्जा दे देते हैं और अपने राज्य में उसे रख लेते हैं। बीवी से उसके 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे राजमहल में ही पलते पड़ते हैं, खाते पीते हैं। 15 साल तक इस तरह वह अजय रहता है, उसे कोई भी हरा नहीं पाता। उस पहलवान को, लुट्टन नामक जो पहलवान है, उसे कोई हरा नहीं पाता। अब यहाँ यह है कि जब भी वह किसी दंगल में जाता है, उसके बराबर एक काला खान नाम का भी पहलवान है, उसको भी वो हरा चुका होता है। नहीं, वो टोटली उसको हराने वाला कोई आसपास के इलाके में नहीं है। पाठ में आपका देश का जिक्र आया, देश मतलब आसपास का इलाका, जितना भर उसकी सीमा है, देश की उसके गांव की सीमा है, राजा का एरिया है। तो जब भी वह दंगल जाता है, अपने बराबर का कोई नहीं पाता, तो वह धूल मिट्टी अपने शरीर में लगा लेता है और वहां से चश्मा लगाकर, सीटी बजाते हुए, टोपी लगाकर, बिल्कुल ही विचित्र अंदाज में लोग हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, उसकी वाहवाही भी करते हैं। तो ऐसा सिलसिला 15 सालों तक चलता है। एक समय आता है जब राजा की मृत्यु हो जाती है, तो जो राजकुमार होता है वह इनके खर्चे देखता है, बाप और बेटे के खर्चे देखता है, तो वो ना कह देता है कि भाई अब तुम अपना रास्ता पकड़ो, हम संभालने की स्थिति में नहीं। पहलवान वहां से आता है अपने गांव, बच्चों को पहलवानी सिखाता है और कुल मिलाकर के जो लोग उससे खाने पीने को भर दे देते हैं। क्योंकि परिवेश बदल रहा है, शौक के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई उनकी जरूरत पूरी नहीं होती, तो लोग उसकी ओर से अनदेखी करते हैं। और धीरे धीरे मतलब पहलवान की जो नाम दाम है वो सब अब केवल निवाले पर आकर सिमट गया है। स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ऐसे में एक पैंडेमिक कहते हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उस समय पैंडेमिक होता है और उस पैंडेमिक में उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। पाठ में बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया। किसी अगली कक्षा में पाठ का वाचन जरूर करूंगी आप लोगों के लिए। पाठ वाचन करने से आपको भी पढ़ना समझ में आएगा, सीखना भी है, ठीक है। तो बच्चे मर जाते हैं, लेकिन पहलवान की ढोलक जो है वो हमेशा जिंदा रहती है। जहां लोगों की लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, अपने जो मर रहा है उसको मरने के लिए छोड़ दिया। अभी हम देख रहे हैं क्या, कोरोना जब से फैला है, टीवी पर, न्यूज में, आसपास क्षेत्रों में देख रहे हैं कितने लोग लगातार मर रहे हैं, या फिर सुन रहे हैं कि उनको जलाने के लिए, लाश लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है उनके पास, किसी को नहीं जाने देता है, जाने देते हैं डॉक्टर्स। कोई जा भी नहीं रहा, कोई छू भी नहीं रहा। बगल में अगर कोई मर भी जाता है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, उस अर्थी को कान्हा देने वाला भी कोई नहीं। अगर रिमर भी उड़ जाता है कि यह आदमी कोरोना से मरा है, तो वहां कोई नहीं जाता। कोरोना काल में सभी का आना जाना ही बंद है। ठीक ऐसा ही पैंडेमिक था, गांव में लाशें पर लाशें उठती हैं, लेकिन पहलवान की ढोलक बजती है और वह आखिरी समय तक बजती है। वो उसे बजाता है इस सांस पर, और जब उसकी ढोलक बजती है तो लोगों में सांस चलती है, लोगों के चेहरे पर एक उम्मीद जगती है, एक विश्वास होता है, और अंत में एक रात ढोलक बजनी बंद हो जाती है। जो उसके छेले चपाटे थे, शिष्य थे, वो जाकर देखते हैं कि जिसको सारी उम्र, जिस पहलवान को, जिस गुरुजी को सारी उम्र कोई चित न कर सका, वह आज मौत के आगे चित पड़ा है। इस पाठ के जरिए बच्चों यह बताने की कोशिश लेखक ने की है कि हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक परंपरा को जीवित रखना कितना जरूरी है।
इस पाठ के जरिए यह भी बताने का प्रयास किया है कि आंचलिक साहित्य बताने का यह उद्देश्य भी है कि जहाँ गांव में केवल हरियाली ही है, कहने का मतलब है उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल भी है और धूल धूसरित भी है। यानी कहने का स्पष्ट है कि जहाँ यहाँ खुशी ही खुशी है, वहीं केवल अच्छाई ही अच्छाई है। अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयां भी हैं, यह स्वाभाविक है। और इस तरह इन्होंने अपने आंचलिक साहित्य के जरिए पूरे गांव को साहित्य में लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ की लोकगीत, लोकोक्ति, लोक भाषा, लोक संस्कार, लोक नायक, ये जितने भी शब्द हैं इसके बीच में एक सामान्य गांव को स्थापित कर दिया है, सामान्य जन को स्थापित कर दिया है। यहाँ पर इनके साहित्य में कोई एक व्यक्ति नायक नहीं होता, जैसा उपन्यास इन्होंने लिखा, मैलांचल हो या प्रति परिकथा हो, दीर्घ तपा हो, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक क्षेत्र को ही नायक बना डाला है। अगर कभी उपन्यास पढ़ने का मौका मिले तो समझेंगे यहाँ कोई नायक, हीरो कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है, वो पूरा का पूरा गांव ही नायक है। और इस तरह लुट्टन पहलवान की मृत्यु के साथ ही एक आशा और उम्मीद समाप्त हो जाती है। बाकी की चीजें अगले कक्षा में। धन्यवाद।